हम यहाँ किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में बात करने जा रहे हैं। केसीएल क्या है? केसीएल स्टैंड फॉर किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ बेस्ड है चार्ज कंजर्वेशन पे। ये आपको कोई एक परिपथ दिया गया है, इस पे आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट दिखाया गया है। ये केसीएल का जो डिफिनेशन है उसे आप समझ सकते हैं क्या है। द सम ऑफ करेंट फ्लोइंग इनटू ए नोड इज इक्वल टू द सम ऑफ करेंट फ्लोइंग आउट ऑफ दैट नोड। मतलब एक ये है किसी नोड पे इनकमिंग करंट इक्वल टू उस नोड से जाने वाला आउटगोइंग करंट आपस में इक्वल होते हैं, यही बताया गया है यहाँ। फिर आगे क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ केवीएल क्या है? ये इसका स्टेटमेंट जो है, the sum of voltage across component in any closed network loop is zero। केवीएल ये बताता है, केवीएल कहता है किसी भी बंद नेटवर्क लूप में घटकों में वोल्टेज का योग शून्य होता है। जो सोर्स वोल्टेज होता है वह सभी में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे डिफरेंट सेक्शन में, वो सोर्स वोल्टेज के बराबर ही होता है। इनका कहने का यही मतलब है। केवीएल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। क्या मतलब इसका है? द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मेक्स ए राउंड ट्रिप अराउंड द लूप इज अनचेंज। तो इसका ये कहने का मतलब है लूप के चारों ओर चक्कर लगाने वाला इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। इनका कहने का मतलब यही है केवीएल का। ये एक दिया है, देखिए आप इसको आप समझ सकते हैं लूप लॉ से। ये एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ये है। इधर जो आपका ये दिया है सोर्स वोल्टेज, ये सोर्स वोल्टेज दो रजिस्टेंस में बढ़ जा रहा है। जो सोर्स वोल्टेज है दो रजिस्टेंस R1 R2 में बढ़ जा रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? लूप इक्वेशन फर्स्ट हम इसमें लूप इक्वेशन लगाते हैं, और लूप इक्वेशन लगाने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। लूप इक्वेशन हो जाएगा -V + I R1 + I R2। इसमें करंट I बह रही है, तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा I = V/R1 + R2। यहाँ V 6 वोल्ट है, R1 1 ओम, R2 2 ओम। तो ये 6/3 = 2 एम्पीयर करंट इस सर्किट में बह रही है। पावर की बात आई तो पावर यहाँ हो जाएगा VI, यहाँ 2 हो जाएगा तो 12 वाट। पावर यहाँ 12 वाट होगी। इस सर्किट की जो पावर होगा, जो सोर्स पावर होगा, वो 12 वाट होगा। करंट क्या है? करंट को भी हम समझ सकते हैं। करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज सच एज इलेक्ट्रॉन मूविंग थ्रू ए वायर। करंट क्या है कि यह किसी वायर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, या आप जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके मोशन को, या जो हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट में या किसी भी वायर में, तो वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ही बेसिकली करंट होता है। द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज डिफाइंड टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जो कन्वेंशनल करंट है वही जो कन्वेंशनल दिया यहाँ, द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज डिफाइंड टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। व्हीटस्टोन प्रिंसिपल क्या है? व्हीटस्टोन क्या हमको कहना चाहते हैं? द व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन। जैसे गैल्वेनोमीटर में कब करंट फ्लो होगी, कब करंट नहीं फ्लो होगी। करंट अगर फ्लो होती है बैलेंस कंडीशन में, करंट फ्लो होगी कि नहीं, अनबैलेंस कंडीशन में करंट फ्लो होगी कि नहीं। तो बैलेंस कंडीशन में करंट तो फ्लो होनी नहीं चाहिए गैल्वेनोमीटर में, अनबैलेंस कंडीशन में फ्लो होगी गैल्वेनोमीटर में। तो ये बताते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है आप उसको समझ सकते हो। द रेशियो ऑफ देयर रजिस्टेंस आर इक्वल एंड नो करंट फ्लो थ्रू द जी स्टैंड फॉर गैलोमीटर। ये पी आपका 1 आर्म है जिसका रेजिस्टेंस है, क्यू आपका सेकंड आर्म है, और थर्ड आर्म है, फोर्थ आर्म है जिसका RS रेजिस्टेंस है। तो P/Q = R/S। ये आपका बैलेंस कंडीशन है। ये आपका सर्किट दिया हुआ है। इस सर्किट से ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें सोर्स वोल्टेज E है, और जो ये करंट दे रहा है ये आपका I1 I2 आपका POQ में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। फिर आपका बैलेंस कंडीशन में जो करंट AB ब्रांच में है वही करंट BC ब्रांच में है बैलेंस कंडीशन में। जो करंट AD ब्रांच में है वही करंट DC ब्रांच में इन बैलेंस कंडीशन में है। तो देख सकते हैं जो इनके आर्म है उनका रेशियो, जैसे सपोज करो P AB ब्रांच का रजिस्टेंस है, Q BC ब्रांच का रजिस्टेंस है,
AD ब्रांच का रेजिस्टेंस R है, यस DC ब्रांच का रेजिस्टेंस है, तो हम इसको लिख देंगे P/Q = R/S। ये बैलेंस कंडीशन में हम इसको कर सकते हैं। तो इसमें 3 अगर दिए रहेंगे तो एक अननोन रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से। वोल्टेज डिवाइडर क्या है? ए वोल्टेज डिवाइडर इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट दैट प्रोड्यूस एन आउटपुट वोल्टेज V0 लोअर देन इट्स इनपुट वोल्टेज Vin। कह रहा है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में जो आपका सोर्स वोल्टेज होता है वह हमेशा आउटपुट जो निकालते हैं डिफरेंट सेक्शन में, वो हमेशा लोअर होता है इनपुट वोल्टेज के कंपेयर में। ये आप यहाँ देख सकते हैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में, जैसे यहाँ आपका Vin वोल्टेज है और ये आपका R1 R2 आपका 2 यहाँ सेक्शन है। तो जब ये दो आपका जब दो आपका ये आपका सेक्शन हो जाएंगे तो 2 सेक्शन में आप यहाँ निकाल सकते हैं। जैसे आपको आउटपुट वोल्टेज निकालना होगा तो आउटपुट जब आपको आउटपुट वोल्टेज आपको निकालना होगा तो क्या करेंगे आप, यहाँ इस सेक्शन में आप वोल्टेज निकाल लेंगे। तो ये इस सेक्शन में वोल्टेज डिवाइडर का मतलब है कि V इनपुट वोल्टेज जो आपका ये दिया है इनपुट वोल्टेज, ये जो रेजिस्टेंस R2 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज निकल जाएगा जो हमेशा इनपुट वोल्टेज से कम होगा। चलिए ये हो गया आपका इनपुट वोल्टेज हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा करंट डिवाइडर। करंट डिवाइडर क्या है? करंट डिवाइडर आपका है एक करंट डिवाइडर इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट दैट प्रोड्यूस एन आउटपुट करंट I0 लोअर देन इट्स इनपुट करंट। जो करंट डिवाइडर सर्किट होता है, आप डिफरेंट सेक्शन में आप करंट निकालेंगे तो वो जो करंट आएगा वो हमेशा इनपुट करंट से कम होगा। इनका कहने का मतलब यही है। ये आपका देख रही है आपका एक छोटी सी सर्किट दी हुई है। करंट डिवाइडर रूल हम यहाँ निकाल सकते हैं। जैसे हमको निकालना है R2 में करंट निकालना है I0, तो I0 क्या हो जाएगा, जो इनपुट करंट है उसका मल्टीप्लाई इंटू जो अदर ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है उसमें टोटल रेजिस्टेंस का ये डिवाइड कर देंगे तो हमको ये आउटपुट करंट आ जाएगा। ये आपका मीटर ब्रिज क्या है? इसका प्रिंसिपल क्या है? ए मीटर ब्रिज इज एन इलेक्ट्रिकल apparatus दैट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल कॉइल। ठीक, ये आपका मेटल कॉइल का अननोन रेजिस्टेंस निकालने का एक तरीका है मीटर ब्रिज। ये आप देख सकते हैं मीटर ब्रिज का जो फार्मूला है। ये आपका मीटर ब्रिज का जो आपका सर्किट है, ये आपका सोर्स वोल्टेज है, ये आपका नी है जो यहाँ से A और G के बीच जो डिस्टेंस L है और G और C के बीच का डिस्टेंस 100 - L है। ये P एक ब्रांच का रेजिस्टेंस है, Q आपका सेकंड ब्रांच का रेजिस्टेंस है। तो हम व्हीटस्टोन मॉडल से इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो A और G के बीच का जो आपका रेजिस्टेंस होगा वह और G और C के बीच का जो रेजिस्टेंस होगा उसको तो जब हम सॉल्व करेंगे P/Q = L/100 - L। तो इसको हम निकाल लेंगे। यहाँ लेंथ अगर हमको कैलकुलेट करना हुआ तो हम लेंथ इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है? When a constant current flow through a wire of uniform cross-sectional area, a potential difference between its 2 points is directly proportional to the length of the wire between the 2 points। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है? इसमें है आपका a potential difference between its 2 points is directly proportional to the length of the wire between the 2 points। यही इसका प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का। अमीटर और वोल्टमीटर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमीटर एंड वोल्टमीटर? अमीटर में क्या होता है, जो अमीटर हमेशा किसी भी सर्किट में सीरीज में लगता है। अमीटर किसी भी सर्किट में सीरीज में लगता है और जो उसका आइडियल अमीटर होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। और जैसे आपका वोल्टमीटर हुआ तो वोल्टमीटर किसी सर्किट में पैरेलल में लगता है, वोल्टेज मेजर करता है पैरेलल में लगकर, और उसका जो आइडियल रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनिटी होता है। ये हमेशा पैरेलल सर्किट में लगता है। ये तो आपके हो गए। हम थोड़ा बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बात की है। तो ये हमारे सर्किट के बारे में थोड़ी सी एनालिसिस थी, तो हमने वहाँ इसके बारे में बात किया। तो ये हमारे सर्किट के बारे में थी, तो हमने यहाँ सर्किट के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल किया। ठीक है, हैव ए नाइस डे।